हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन शुरू करने जा रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड पार्ट, जो कि CHO एग्ज़ाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, इससे काफ़ी नॉलेज भी मिलेगा और काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से पूछे भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ NCDs आल्सो नोन एज क्रोनिक डिजीज़। क्या होती हैं? क्रोनिक डिजीज़, यानी कि धीरे धीरे फैलती हैं ये, ठीक है। आर नॉट पास्ड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलती हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक तो क्या बात कि क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, लंबे समय में फैलती हैं, और एक पर्सन से पर्सन नहीं फैलती हैं, ठीक है। दे आर ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन एंड जनरली प्रोग्रेस स्लोली। ओके, ड्यूरेशन तो लॉन्ग होता है और स्लोली प्रोग्रेस होती हैं, ठीक है। दे ओपन हैव ए लॉन्ग एसिम्टोमेटिक पीरियड। द 5 कॉमन टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कोरोनरी हार्ट डिजीज़। क्या है सबसे ज़्यादा? CHD। क्या? CHD, कोरोनरी हार्ट डिजीज़। स्ट्रोक हो गया, कैंसर्स हो गई, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई, जैसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज़, COPD की बात करते हैं अपन, अस्थमा की बात करते हैं, ठीक है। एंड एक मेन क्या है? डायबिटीज़। ओके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब चलो अपन डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में। क्या? रिस्क फैक्टर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। देखिए, द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले तो एक कैटेगरी आती है बिहेवियरल रिस्क फैक्टर। बिहेवियरल, ठीक है। व्यवहारिक रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं वो देख लीजिए। एक तो आप टोबैको यूज हो गया, ठीक है। ज़्यादा तंबाकू खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, उससे भी कोज करती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कैंसर लाइक डिजीज़। अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं अपन, डायबिटीज़ कोज कर देगी, CHD कर देगी, ठीक है। इसके बाद देखिए फिजिकल इनएक्टिविटी। फिजिकल इनएक्टिविटी, अपन डेली एक्सरसाइज योगा वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है? फैट डिपोजिशन होगा बॉडी में, उससे क्या होगा? डायबिटीज़ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, अदर हार्ट डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं। हार्मफुल यूज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल क्या करेगा? एल्कोहल लीवर डैमेज कर सकता है, ठीक है, और भी कई कोज कर सकता है। एक होता है मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर, वो तो बिहेवियरल थे। इसके बाद में क्या आता है? मेटाबॉलिक। इसमें क्या शामिल किया जाता है? एक तो ओबेसिटी हो गई अपनी, ज़्यादा मोटापा होगा, फैट डिपोजिशन होगा, उसकी वजह से जो बीमारी हो रही हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो गई, अदर हार्ट डिजीज़ हो गई, वो सब इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, BP हाई हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से डायबिटीज़ वगैरह हो रहे हैं। और ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये भी काफ़ी खतरनाक हो सकता है कई बीमारियों में, ठीक है। और कोज क्या है? लो बर्थ वेट एंड फीटल अंडर न्यूट्रिशन। ओके, लो बर्थ वेट में भी है, अंडर न्यूट्रिशन है, ये भी एक मेन कोज है, ठीक है। और क्या है? ऑनगोइंग क्रोनिक हंगर एंड क्रोनिक स्ट्रेस आर इम्पोर्टेंट। स्ट्रेस वगैरह, हंगर वगैरह, ये सब एक इम्पोर्टेंट रोल बहुत बड़े फैक्टर हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, बाय एलिमिनेटिंग कॉमन रिस्क फैक्टर सच एज अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, टोबैको यूज एंड एक्सेसिव यूज ऑफ एल्कोहल एंड एड्रेसिंग सोशल डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रीवलेंस ऑफ दीज डिजीज। क्या? अगर अपन इन रिस्क फैक्टर्स को एलिमिनेट कर दें या डिक्रीज़ कर दें, तो अपन बहुत सारी बीमारियों से लोगों को बचा भी सकते हैं और इनकी रेट को कम भी कर सकते हैं। प्रीवलेंस रेट क्या होती है? प्रीवलेंस रेट होती है बीमारी अकर होने की रेट, यानी कि बीमारी किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है, वो होती है प्रीवलेंस रेट। ये सब चीज़ें अपन बाद में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। एक फैक्ट है, ए टोटल ऑफ 56 मिलियन डेथ्स अकर्ड वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग 2012, ऑफ दीज 38 मिलियन वर ड्यू टू NCD। देखिए 2012 में क्या हुआ? 56 मिलियन डेथ हुई टोटल, उसमें से 38 मिलियन जो डेथ थी वो NCD की वजह से हुई। या तो आप उसको हार्ट डिजीज़ मान लो, स्ट्रोक मान लो, डायबिटीज़ मान लो, हाइपरटेंशन मान लो, कोई भी आप उसमें शामिल कर सकते हो, ठीक है।
प्रिंसिपली देखिए इसमें लिख रखा है डायबिटीज़ और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर हो गई एंड क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। ठीक है, क्या क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। 3/4 यानी कि 1/3 ऑफ दीज एनसीडी डेथ अकर्ड इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, इंडिया लाइक कंट्रीज। क्या लो एंड मिडिल इनकम, ओके, जैसे इंडिया में। लीडिंग कोज क्या है एनसीडी के, वो भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ग्लोबली बात की जा रही है यहाँ पे। सबसे मेन कोज है कार्डियोवास्कुलर, कितना 46.2%। ये एनसीडी का परसेंट बता रखा है इसमें, 46.2 की जो डेथ हुई है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की हुई है, और कैंसर से 21.7%। इसके बाद में तीसरे नंबर पर रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि अस्थमा हो गया, COPD हो गया, उनकी वजह से 10.7%, और डायबिटीज़ लास्ट में 4%। ठीक है, ये 4% एक नंबर कम दिख रहा है, लेकिन इससे डेथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं डायबिटीज़ लाइक कंडीशन से। ठीक है, एंड दीज 4 मेजर एनसीडी वर रेस्पॉन्सिबल फॉर 82% ऑफ एनसीडी डेथ। यानी कि स्ट्रोक वगैरह से तो फिर भी कम हुई हैं, लेकिन जो ये 4 मेन कोज हैं इनकी वजह से 82% ऑफ एनसीडी डेथ हो चुकी हैं, 2012 के अंदर की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप इंडिया की बात कर लेते हैं, वो तो वर्ल्ड वाइड थी, अब इंडिया की बात कर लेते हैं। इन इंडिया देखिए 5.87 मिलियन डेथ, 60% ऑफ डेथ इन इंडिया क्या क्या है, CHD, स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन। अगर आपसे पूछ ले कि इंडिया में एनसीडी का जो मेन कोज है, मेन रीज़न है वो क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आप लिखिएगा CHD हो गया, स्ट्रोक हो गया, और HTN यानी कि हाइपरटेंशन। इनसे सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है इंडिया में। सेकंड नंबर पे आता है COPD या फिर क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़। ठीक है, और उसके बाद में कैंसर, और लास्ट में डायबिटीज़। तो ये 4 ऑप्शन आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले CHD हो गया, COPD हो गया, कैंसर और डायबिटीज़, ये सब चीज़ें इंडिया में शामिल हैं। तो चलिए टॉपिक को 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं अपन। सबसे पहले पढ़ते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़, CHD के बारे में। ठीक है, देखिए कोरोनरी हार्ट डिजीज़ यानी कि CHD इज ऑल्सो नाउन एज इस्चेमिक हार्ट डिजीज़। क्या IHD, CHD को क्या बोलते हैं, IHD, एंड इंक्लूड्स वोरियस अदर ग्रुप्स ऑफ डिसऑर्डर्स, यानी कि एक प्रकार का डिसऑर्डर मान सकते हैं CHD को अपन। इसमें क्या क्या शामिल है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले होता है स्टेबल एंजाइना, उसके बाद में होता है अनस्टेबल एंजाइना, MI, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, सडन कार्डियक डेथ। ठीक है, तो 4 मेन सब टाइप इसमें शामिल की जाती हैं CHD में, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा इसमें से CHD का सब टाइप नहीं है, तो आपको ये चारों ध्यान में रखने हैं। मायोकार्डियल इन्फाक्शन इज स्पेसिफिक फॉर CHD वेयर एज एंजाइना एंड सडन डेथ आर नोट। ठीक है, MI को तो CHD की स्पेसिफिक रेंज में माना जाता है। ठीक है, अगर मेन रीज़न पूछे CHD का तो MI ही आप आंसर में लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बर्डन ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज क्या है, ये देखिए अकॉर्डिंग टू WHO कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि CVD विल बी द लार्जेस्ट कोज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी, लार्जेस्ट कोज ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी कार्डियक डिजीज। ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। मेन कोज बाय 2020 इन इंडिया, इन 2020 2.6 मिलियन Indians are predicted to due to coronary heart disease, which consists 54.1% of all CVD death, यानी कि 2.6 मिलियन। ठीक है, 26 लाख लोग कार्डियक ये जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इससे अफेक्टेड पाए गए हैं 2020 के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है। इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं? एज सच द इटियोलॉजी ऑफ कार्डियक हार्ट डिजीज़ is multifactorial, as some of the major risk factors that impact the occurrence of CHD are modifiable and other are non-modifiable. Presence of any of risk factor may result into the CHD. देखिए आपने पढ़े होंगे कुछ रिस्क फैक्टर जो होते हैं वो मॉडिफाइबल होते हैं, उनको चेंज किया जा सकता है। क्या वेट हो गया, हैबिट्स हो गए, बिहेवियर हो गया, उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन जैसे कुछ नॉन मॉडिफाइबल हैं, जैसे जीन वगैरह है, एज है,
सेक्स है वो नॉन मॉडिफाइबल है। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान में, कई बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए देख लेते हैं दोनों ही कोज के बारे में, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कौन से और मॉडिफाइबल कौन से हैं। नॉन मॉडिफाइबल मैंने आपको बताया, एज हो गया, सेक्स हो गया, फैमिली हिस्ट्री हो गई, जेनेटिक फैक्टर हो गए, ये है नॉन मॉडिफाइबल में। और मॉडिफाइबल की अगर बात करें तो स्मोकिंग, आप उससे छुड़वा सकते हो स्मोकिंग, बीपी कम करा सकते हो, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसको कम कर सकते हो, ओबेसिटी, स्ट्रेस, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल और डायबिटीज़, ये सब मॉडिफाइबल हैं, आप इसमें सुधार कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात आप तो ये याद रखिएगा कि मॉडिफाइबल में आप सुधार कर सकते हो, जबकि नॉन मॉडिफाइबल में सुधार नहीं कर सकते हैं। इस हिसाब से पिछले CHO एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा जाता है इसमें से, तो आप ध्यान रखिएगा। बात कर लें वर्ल्ड वाइड बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जो है हाइपरटेंशन। जी हाँ, HTN, BP की बात करेंगे। हाइपरटेंशन आल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, HBP के नाम से जाना जाता है, इज ए लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज द आर्टरी इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड। यानी कि आर्टरी का जो ब्लड प्रेशर है वो, यानी कि पंपिंग कैपेसिटी बढ़ रही है तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली डज नॉट कॉज सिम्टम्स, लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर हाउएवर इज ए मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CAD। स्ट्रोक हो गया, हार्ट फेलियर हो गया, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो गई, विजन लॉस, रेटिनोपैथी हो जाती है, आपको पता है ये डायबिटीज़ में भी होती है, हाइपरटेंशन में भी होती है। ठीक है, CKD क्रोनिक किडनी डिजीज, फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाता है या बंद हो जाता है, उसकी वजह से क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाती है। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अपन हाइपरटेंशन में। एक तो होता है प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन। क्या प्राइमरी और इसेंशियल हाइपरटेंशन बात करते हैं। ऑलमोस्ट 90% ऑफ ऑल द हाइपरटेंसिव केसेज एंड द कोज आर जनरली अननोन। बहुत बड़ी बात है कि 90% लोगों को तो यही पता नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है, क्योंकि ना उनके कभी सिम्टम्स हुए, ना उन्होंने कभी जांच कराई, ना उनके कभी डायग्नोस हुआ। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। रोल ऑफ हाल्स पढ़ेंगे अभी कुछ देर में, देखिए आप आगे। सेकंड यानी कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ये होती है कि देयर इज डिजीज प्रोसेस एंड एबनॉर्मलिटी इज एसोसिएटेड विद इट्स पोजेशन एंड इज डिजीज ऑफ किडनी, कंजेनिटल डिजीज ऑफ आउटा एंड अदर्स। यानी जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है या फिर किडनी डिजीज होती हैं, उनसे अगर एसोसिएटेड है हाइपरटेंशन तो वो सेकेंडरी में मानी जाती है। और अगर डायरेक्टली हाइपरटेंशन है आर्टरी प्रेशर की वजह से तो फिर वो डायरेक्टली प्राइमरी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, इस बर्डन ऑफ डिजीज़ की बात करते हैं तो द ओवरऑल प्रीवलेंस ऑफ हाइपरटेंशन इन इंडिया रेंज बिटवीन 17 to 14%। देखिए कितनी ज़्यादा मात्रा में है ये कि 17 से 40% लोगों में हाइपरटेंशन है, प्रीवलेंस है इसका। इन इंडिया हाइपरटेंशन इज द लीडिंग NCD। क्या लीडिंग NCD रिस्क एंड एस्टिमेटेड टू बी attributed for nearly 10% of all deaths. Adult hypertension prevalence has risen dramatically over the past 3 decades from 5% to between 20 to 40%। यानी कि पिछले 30 सालों में 5% थी, उसके बाद में 30 सालों के बाद में अब 20 से 40% हो चुकी है। ये तो अर्बन एरिया में है और 12 से 17% रूरल एरिया में है। तो अर्बन एरिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। द नंबर ऑफ हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स इज एंटिसिपेटेड टू नियरली डबल फ्रॉम 118 मिलियन, जी हाँ 118 मिलियन 2000 और 213 मिलियन 2025, यानी कि 25 सालों में डबल हो चुके हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट। ठीक है, देखिए कौन कौन से डिजीज़ के कितने पेशेंट है ये भी देख लीजिएगा। 16% तो किसके हैं IHD, स्टमक हार्ट डिजीज़। 21% किसके हैं PVD, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़। 24% किसके हैं एक्यूट MI, ओके, और 29% है स्ट्रोक्स के। तो स्ट्रोक के सबसे ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, जो आप हार्ट अटैक का नाम सुनते हो कि कुछ ही मिनटों में डेथ हो रही है, वो होता है स्ट्रोक। इसके बाद में MI, उसके बाद में PVD और लास्ट में है स्टमक हार्ट डिजीज़। ठीक है, और रोल ऑफ हाल्स आ चुका है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल ऑफ हाल्स।
काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो तो रोल ऑफ हाल्स ये क्या है। द रोल ऑफ हाल्स फॉर हाइपरटेंशन स्टेट्स दैट हाफ द पीपल विद हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट नाउन। ये तो रूल फर्स्ट है क्या कि जो हाइपरटेंशन के आधे लोग हैं या पेशेंट हैं उनको तो पता ही नहीं है कि उनको हाइपरटेंशन है। ठीक है। सेकंड रूल क्या है, जो आधे वो हैं जिनको पता है कि हाइपरटेंशन है उनमें से भी आधे क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। क्या, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। ये रूल दूसरा है। तीसरा रूल क्या है कि जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें से भी आधे नॉट कंट्रोल्ड हैं, यानी कि कंट्रोल में हाइपरटेंशन नहीं है। तो ये 3 रूल हैं कि फर्स्ट रूल में तो लोगों को पता ही नहीं है, आधे लोगों को कि हाइपरटेंशन है, आधे लोगों को पता है कि उनको हाइपरटेंशन है फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, और उनमें से भी आधे लोगों का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है हाइपरटेंशन। तो ये 3 रूल हैं रूल ऑफ हाल्स के अंदर। रूल फर्स्ट देखिए, portrays the status of awareness regarding the disease and the efficacy of prevailing screening programs in diagnosing the disease early। क्या करना है अपने को, स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाने हैं। क्या, स्क्रीनिंग प्रोग्राम, ताकि जल्दी से जल्दी डिजीज़ डायग्नोसिस हो पाए। सेकेंड रूल में क्या करना है, depicts the status of treatment for hypertension among those diagnosed and awareness about self-care in prevention of impending complication। जिनको हाइपरटेंशन डायग्नोस हो चुका है उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, उनको प्रिवेंशन बताना है, सेल्फ केयर के बारे में बताना है। ठीक है, इस तरह की चीज़ें साथ में करनी है। थर्ड रूल में क्या कह रहे हैं, एड्रेस द स्टेटस ऑफ एडिक्वेसी इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। एडिक्वेसी मेंटेन रखनी है, जैसे डोज काम नहीं कर रही है तो डोज को किस प्रकार से सेट करना है उस पे इसमें एडिक्वेसी पे काम करना है। डेली लाइफ स्टाइल को प्रमोट करवाना है, योगा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इसको प्रमोट करवाना है। ठीक है। नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर ये अपन लोगों ने पढ़ ही लिए थे, ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड है। साल्ट इनटेक ये कम करा देंगे अपन हाइपरटेंशन में। ओबेसिटी को कम कराएंगे, क्यों, क्योंकि फैट बढ़ रहा है। ठीक है, ओबेसिटी को अपन एक्सरसाइज योगा से कम करा सकते हैं, साल्ट इनटेक नमक कम खा के। ठीक है। सैचुरेटेड फैट घी वगैरह अपन कम करा सकते हैं। डाइटरी फाइबर एल्कोहल कम कराएंगे। हार्ट रेट ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करवाएंगे। फिजिकल एक्टिविटी, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, इनको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर भी एक बहुत बड़ा कॉज है। क्या, कैंसर। चलिए पढ़ते हैं कैंसर को। कैंसर इज अ ग्रुप ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। क्या, ये फर्स्ट डेफिनेशन है इसकी। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ क्या होता है, कैंसर विद द पोटेंशियल टू इन्वेड और स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है जो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी जो जा सकती है। ठीक है, स्प्रेड हो सकती है। ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड, लंप हो गया यानी कोई गांठ हो गई किसी भी जगह, वो कैंसर का रूप ले सकती है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, प्रोलॉन्ग्ड कफ, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस एंड ए चेंज इन बाउल मूवमेंट्स। ठीक है, क्या, कोई लंप हो गया, कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, कोई प्रोलॉन्ग्ड कफ हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, बाउल मूवमेंट चेंज हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें कैंसर के साइन हैं, सिम्टम्स हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कैंसर की। कार्सिनोमा, कार्सिनोमा क्या होता है, कैंसर्स डेराइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल्स। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि कार्सिनोमा जो कैंसर होता है वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो एपिथेलियल सेल से कार्सिनोमा उत्पन्न होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। This group includes many of the most common cancers and include nearly those in the breast, prostate, lung, pancreas and colon। इनके कार्सिनोमा कैंसर मेनली होते हैं कौन से, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, लंग, पैनक्रियाज एंड कोलोन, और ये एपिथेलियल सेल से डेराइव्ड होता है। नेक्स्ट है सार्कोमा। सार्कोमा कहाँ से, कनेक्टिव टिश्यू से।
कनेक्टिव टिश्यू से, जैसे बोन हो गई, कार्टिलेज हो गई, फैट हो गई, नर्व हो गई, ठीक है। सेल ओरिजिनेटिंग इन मेसेंशियल सेल आउटसाइड द बोन मैरो, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है, सार्कोमा। सेल कौन सी होती है, मेसेनमाइकल सेल आउटसाइड द बोन मैरो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखती है। एक होता है लिम्फोमा या फिर ल्यूकेमिया, क्या, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया, ठीक है। दीज टू क्लासेज अराइजेज फ्रॉम हीमेटोपोइटिक, क्या, हीमेटोपोइटिक यानी कि ब्लड फॉर्मिंग्स, क्या, लिम्फोमा और ल्यूकेमिया। सेल्स दैट लीव द मैरो एंड टेंड टू मैच्योर इन द लिम्फ नोड्स एंड ब्लड रेस्पेक्टिवली, लिम्फ नोड और ब्लड दोनों को प्रभावित करती हैं। एक होता है जर्म सेल ट्यूमर, क्या, जर्म सेल ट्यूमर। कैंसर डेराइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट सेल, क्या, प्लूरिपोटेंट सेल मोस्ट ऑफन प्रेजेंटिंग